नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ काली हवेली नॉवल का पार्ट 7। इसके बाकी के 6 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं काली हवेली नॉवल का पार्ट 7। तुम हवेली के नए नौकर हो? दिनकर घूमा। माइकल उसी की ओर देख रहा था। जी हाँ, दिनकर बोला। माइकल चुप रहा। फरमाइए। कुछ नहीं, वो रूखे स्वर से बोला। उसने एक सिगरेट सुलगा लिया। दिनकर ने मोटरबोट हवेली की ओर दौड़ा दी। हवेली में पहुंचकर उसने सामान का झोला किचन में मौजूद भूपत को सौंपा और फिर चुपचाप खिसक कर आर्ट गैलरी में पहुंच गया। सबसे पहले उसने पॉल स्लोन की न्यूड की तलाश आरंभ की। वो पेंटिंग वहां मौजूद थी। फिर उसने सारी पेंटिंग्स गिनी। पूरी 104 थी। वो हवेली के मुख्य द्वार के ऊपर की बालकनी में पहुंचा। उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर हवा में लहराना आरंभ कर दिया। ये क्या कर रहे हो? वो चौंक कर घूमा। पीछे भूपत खड़ा था और संदिग्ध नेत्रों से उसे घूर रहा था। कुछ नहीं, दिनकर शांत स्वर से बोला। रुमाल भीग गया था तो सुखा रहा था। मुझे तो रुमाल गीला नहीं मालूम होता। अब नहीं है, पहले था, अब सूख गई है। भूपत उसकी बगल में आ खड़ा हुआ। कुछ क्षण वो बाहर झांकता रहा और फिर कठोर स्वर में बोला, आओ किचन में चलकर मेरे साथ काम करवाओ। दिनकर एक आज्ञाकारी बालक की तरह उसके साथ किचन में आ गया। रात 10 बजे के करीब ठाकुर और जयपाल के खाना खा चुकने के बाद भूपत और दिनकर किचन में बैठे खाना खा रहे थे। वातावरण में सन्नाटा छाया हुआ था। एकाएक दिनकर को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। कहीं बहुत दूर से एक अजीब घर घर की आवाज़ आ रही थी। लगता था आवाज़ जैसे किसी जानवर के गले से निकल रही हो। उसने भूपत की ओर देखा। वो सिर झुकाए चुपचाप खाना खा रहा था। ये कैसी आवाज़ है? दिनकर बोला। कौन सी आवाज़? भूपत चौंक कर बोला। तुम्हें नहीं सुनाई दे रही? जैसे कोई जानवर गुस्से से गुर्रा रहा हो। नहीं तो, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। लेकिन खाना खाओ, खाना, तुम्हारे कान बज रहे हैं। दिनकर खाना खाने लगा। थोड़ी देर बाद फिर आवाज़ आई। अब सुना कुछ? दिनकर बोला। तुम ज़्यादा देर यहाँ नहीं टिकने वाले। भूपत उकताए स्वर से बोला। तुम तो जो नौकर भाग चुके हैं उनसे भी ज़्यादा बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तुम्हें कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी थी? कोई आवाज़ होती तो सुनाई देती। अच्छा। दिनकर ने गहरी सांस ली। खाना खाने के बाद भूपत ने अपने कमरे में चले जाने के बाद दिनकर ने टॉर्च लेकर सारी हवेली का चक्कर लगाया। उसे भूपत ने कहा था कि हवेली भूल भुलैया थी और वो अंधेरे में तो क्या, दिन की रोशनी में भी उससे भटक सकता था। लेकिन उसने उस चेतावनी की परवाह किए बिना सारी हवेली छान मारी। उसे कहीं कोई जानवर नहीं दिखाई दिया। थक कर वो वापस अपने कमरे में आ गया। उस रोज़ भी वो कमरे में अंधेरा करके आधी रात तक किसी आहट को सुनने के लिए कान लगाए बैठा रहा, लेकिन नतीजा कुछ न निकला। आज मीनार की बारेदारी में रोशनी भी नहीं चमकी। अंत में वो बिस्तर के हवाले हो गया। पता नहीं कब उसे नींद आ गई। एकाएक उसकी आंख खुली। वो अंधकार में आंख फाड़ फाड़ कर देखने लगा और नींद खुल जाने की वजह समझने की कोशिश करने लगा। बाहर दरवाजे पर कोई बहुत धीरे धीरे दस्तक दे रहा था। दिनकर उठा। उसने बिस्तर के नीचे से रिवॉल्वर निकाल ली। उसने उस स्वर से पूछा, कौन है? दस्तक फौरन बंद हो गई, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। वो दरवाजे के समीप पहुंचा। उसने एक झटके से दरवाज़ा खोला। कोई चीज़ उस पर कूदी। घबराहट में रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटती छूटती बची। 2 अंगारों जैसी दहकती आंखों ने उसकी ओर देखा और फिर उसे गलियारे में भागती एक बिल्ली दिखाई दी। पलक झपकते ही बिल्ली अंधकार में विलीन हो गई। बिल्ली थी। दिनकर ने गहरी सांस ली। तभी गलियारे में जिधर बिल्ली भागी थी उधर उसे एक रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य दिखाई दिया। एक कंकाल, हड्डियों का ढांचा मंथर गति से उसकी ओर चला आ रहा था। दिनकर भय से जड़ हो गया। उसका रिवॉल्वर वाला हाथ कांपता हुआ नीचे झुक गया। कौन है? वो भयभीत भाव से जोर से चिल्लाया। उसके बोलते ही कंकाल गायब हो गया। दिनकर आंखें फाड़ फाड़ कर उधर देखने लगा। उसे घुप अंधकार में से एक साई का हल्का सा आभास मिला। उसने रिवॉल्वर अपने सामने तान लिया और गलियारे में भागा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके आगे भाग रहा हो। वो गलियारे के सिरे पर पहुंच गया, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर भी वो कसम खाकर कह सकता था कि कोई उसके आगे था। हार कर वो वापस लौटा। भूपत लालटेन लिए अपने दरवाजे पर खड़ा था। गलियारे में पीला सा प्रकाश फैल रहा था। क्या हुआ था? उसने पूछा। मैंने भूत देखा था। एक हड्डियों का ढांचा मेरी ओर बढ़ा था
और फिर गायब हो गया था। लेकिन तुम अपने कमरे से बाहर क्यों निकले? मैंने तुम्हें कल भी मना किया था। किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया था। फिर क्या हुआ? ऐसी आहटें यहाँ होती ही है। मैंने सोचा शायद तुम बुला रहे हो या छोटे ठाकुर बुला रहे हो। गलियारे के दूसरी ओर के सिरे पर एक टॉर्च जली। क्या बात है भूपत? जयपाल का चिढ़ा हुआ स्वर सुनाई दिया। कुछ नहीं मालिक, भूपत ने उत्तर दिया। दिनकर को आज फिर भूत दिखाई दे गया है। अरे इसको कहो जाकर कहीं शहर में नौकरी करे, यहाँ रहना इसके बस का काम नहीं। सुन लिया तुमने? भूपत बोला। सुन लिया, दिनकर मरे स्वर से बोला। दिनकर अपने कमरे में लौट आया। उसका अपने आप से विश्वास हिलने लगा था। क्या उसने वाकई भूत देखा था? चैप्टर 4। जौहरी हिंदुस्तान होटल के अपने कमरे की खिड़की के पास कुर्सी डाले बैठा था। उसने आंखों पर दूरबीन लगाई हुई थी और उसमें से वो हवेली और उसके आसपास फैले समुद्र को देख रहा था। उसे हिंदुस्तान होटल में आए 4 दिन हो गए थे। उसने ये बात अच्छी तरह स्थापित कर दी थी कि उसे कोई चमड़ी का रोग था और हर रोज सुबह वो झरने पर नहाने जाता था। उसने पिछली रात को नीचे हॉल में ये भी घोषणा की थी कि उसका रोग बड़े करिश्मासाज ढंग से ठीक होता जा रहा था और अब तक वो 3/4 स्वास्थ्य का लाभ उठा चुका था। सुनील ने विक्रम के बारे में जैसी पूछताछ करने के लिए जौहरी को कहा था वो वहाँ संभव नहीं मालूम होती थी। एक तो देवगांव वाले वैसे ही अजनबियों से परहेज करते थे, दूसरे वो छोटी सी जगह थी जहाँ पर हर कोई हर किसी को जानता था। हर कोई माइकल के प्रभुत्व में मालूम होता था, इसलिए वहाँ किसी से गुप्त रूप से विक्रम के बारे में कोई सवाल पूछना सारे गांव में ढिंडोरा पीटने जैसा था। लूसी से उसे कुछ उम्मीदें थी। वो एक चंचल प्रकृति की लड़की थी, माइकल को नापसंद करती मालूम होती थी, इसलिए जौहरी को उम्मीद थी कि वहाँ कुछ दाल गलेगी। लेकिन अभी तक लूसी से भी ऐसा कोई सवाल पूछने का माहौल नहीं पैदा हुआ था। उससे लूसी का संपर्क अभी औपचारिक दुआ सलाम से आगे नहीं बढ़ पाया था। पिछले 2 दिनों में अपनी दूरबीन की मेहरबानी से जौहरी को एक ऐसा दृश्य देखने को मिला था जिसमें उसकी दिलचस्पी जागृत हो उठी थी। परसों भी और कल भी सूरज डूबने से कोई आधा घंटा पहले उसने जेटी से बहुत परे बीच के करीब के पेड़ों के एक झुरमुट में से एक नाव निकलती देखी थी। उस नाव को एक मुश्किल से 10-12 साल का लड़का चला रहा होता था। नाव समुद्र में सीधी हवेली से परे काफी आगे निकल जाती थी और समुद्र के बीचों बीच सिर निकाले खड़ी एक छोटे मोटे टापू जैसे चट्टान के पीछे जाकर निगाहों से ओझल हो जाती थी। जौहरी ने उस चट्टान पर दूरबीन की फोकस करके कुछ देखने की कोशिश की थी, लेकिन वो हवेली जितनी ही काली चट्टान के अतिरिक्त कुछ नहीं देख पाया था। थोड़ी देर बाद, मुश्किल से 5 मिनट बाद, वो नाव चट्टान के पीछे से फिर प्रकट होती थी और धीमी गति से चलती हुई उसी रास्ते वापस लौट आती थी जिस रास्ते वो गई होती थी। नाव कोई मछियारा या अन्य कोई नौजवान चला रहा होता तो शायद जौहरी का उस ओर ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन सूरज डूबने के पहले तक इतने कम उम्र लड़के को रोज उधर जाते देखकर जौहरी तनिक चौकन्ना उठा। आज भी वो दूरबीन संभाले उसी नाव के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था। रोज के समय पर वो नाव पेड़ों के झुरमुट से बाहर निकली। वही लड़का आज भी नाव चला रहा था। पिछले 2 दिनों की तरह आज भी नाव अपने पूर्व निर्धारित रास्ते पर आगे बढ़ी, चट्टान तक पहुंची, उसके पीछे गायब हुई। 5 मिनट बाद प्रकट हुई और वापस लौटने लगी। जौहरी खिड़की के पास से हट गया। उसने अपना सूटकेस खोलकर दूरबीन उसमें रख दी और उसमें से रिवॉल्वर निकाल ली। उसने रिवॉल्वर को अपनी पतलून की बेल्ट में खोसा, ऊपर से कोट के बटन बंद किए और फिर सूटकेस को मजबूती से बंद करके उसके ताले में चाबी फिरा दी। वो कमरे से बाहर निकल आया। उसने अपने कमरे के दरवाजे पर बूढ़े गुआनी का दिया ताला लगाया, चाबी जेब के हवाले की और फिर सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गया। दिन ढल चुका था। नीचे हॉल में लोग इकट्ठे होने लगे थे। काउंटर के पीछे लूसी मौजूद थी। बूढ़ा गुआनी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लूसी उसे देखकर मुस्कुराई। फिर उसकी निगाह एक कोने की मेज पर बैठे अकेले माइकल पर पड़ी। वो घूरकर उसे देख रहा था। जौहरी ने उसकी ओर से निगाह फिरा ली। घूमने जा रहे हो? लूसी बोली। हाँ, जौहरी मुस्कुराता हुआ बोला। कब तक लौटोगे? क्यों? जौहरी के माथे पर बल पड़ गए। आज स्पेशल चिकन पुलाव बन रहा है, उसे गरम गरम खाने का ही आनंद होता है, इसलिए पूछ रही थी। ओह, मैं 8 बजे तक लौट आऊँगा। जौहरी आगे बढ़ गया। उसने घड़ी देखी। 8 बजने में अभी 2 घंटे बाकी थे। उतने समय में वो उस चट्टान का चक्कर लगाकर लौट सकता था जहाँ वो लड़का रोज जाता था। वो कितनी ही देर पैदल चलता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहाँ वो पेड़ों का झुरमुट था, जहाँ से उसे लड़के की नाव निकलती दिखाई देती थी। वहाँ केवल एक बहुत छोटी सी नाव मौजूद थी। शायद वो वही नाव थी जिस पर लड़का वापस लौटा था। उस समय अंधेरा छा चुका था। जौहरी को उस छोटी सी नाव पर समुद्र में दाखिल होना मुनासिब नहीं लगा। मछियारों की नावें हिंदुस्तान होटल के सामने की जेटी पर बंधी होती थी, जहाँ से वो इतनी रात गए नाव लेकर समुद्र में बढ़ने का इरादा करके लोगों की शक भरी निगाहों में नहीं आना चाहता था, विशेष रूप से तब
जबकि माइकल भी उस समय होटल में मौजूद था। वो वापस लौट पड़ा। लूसी होटल के काउंटर पर मौजूद नहीं थी। उसके स्थान पर बूढ़ा गुआनी खड़ा था और उसके सामने स्टूल पर माइकल बैठा था। उसके सामने एक शराब का आधा भरा गिलास रखा था। जौहरी को देखकर वो सकपकाया। जौहरिया सीढ़ियों की ओर बढ़ा। अरे बाबू साहब सुनो तो, माइकल ने आवाज़ लगाई। जौहरी ठिठका। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से माइकल की ओर देखा। इधर आओ, माइकल मीठे स्वर से बोला। आज हमारे साथ ही बैठकर विस्की पी लो। क्यों नहीं, जौहरी सहज भाव से बोला। मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अपने कमरे में। अरे चले जाना, कमरा कोई भागा जा रहा है। मैं अभी आया, जौहरी बोला और माइकल के दोबारा बोलने से पहले ही सीढ़ियाँ चढ़ गया। उसकी पतलून की बेल्ट में रिवॉल्वर खुसी हुई थी। वो नहीं चाहता था कि माइकल को उसका आभास मिले, इसलिए वो पहले अपने कमरे में रिवॉल्वर रखकर आना चाहता था। वो तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर अपने कमरे में पहुंचा। ये देखकर उसे सख्त हैरानी हुई कि उसके कमरे को ताला नहीं लगा हुआ था। वो दबे पांव दरवाजे के सामने पहुंचा। उसने दरवाजे को हौले से ठेलकर एक छोटी सी झिरी पैदा की और उसमें आंखें लगा दी। भीतर बत्ती जल रही थी। उस रोशनी में उसे अपने सूटकेस पर झुकी लूसी दिखाई दी। जौहरी ने एक झटके से दरवाज़ा खोला और भीतर दाखिल हो गया। लूसी यूं झिउक कर घूमी जैसे उसे बिच्छू ने काट खाया हो। जौहरी पर निगाह पड़ते ही उसका चेहरा फक पड़ गया। कुछ मिला? जौहरी बोला। मैं चोरी करने नहीं आई, लूसी हकलाई। अच्छा, तो फिर मेरी गैर हाजिरी में मेरे कमरे में क्यों घुसी? मेरे सूटकेस का ताला क्यों खोला? लूसी बंगले झांकने लगी। जौहरी ने 2-3 डगों में ही अपने और लूसी के बीच का फासला तय कर लिया। उसने लूसी को गिरेबान से पकड़ लिया और उसे झिझोड़ता हुआ कहर भरे स्वर से बोला, जल्दी बोलो क्या माजरा है, वरना गला काट दूंगा। मुझे मजबूर किया गया था। किसने मजबूर किया था? माइकल ने। क्यों? वो तुम पर शक कर रहा है। क्यों? वो हर अजनबी पर शक करता है। क्यों? ये मुझे नहीं मालूम। वो मेरे बारे में क्या जानना चाहता था? यही कि वास्तव में तुम कौन हो और कौन नहीं हो। मसलन तुम पुलिस या कस्टम के आदमी तो नहीं। तुमने क्या मालूम किया? कुछ भी नहीं। अभी तो मैं बड़ी मुश्किल से सूटकेस का ताला खोल पाने में सफल हो पाई थी कि ऊपर से तुम आ गए। तुम तो 8 बजे आने वाले थे। शट अप! तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लूसी तनिक दिलेरी दिखाती हुई बोली। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो माइकल तुम्हें जान से मार डालेगा। उससे पहले मैं तुम्हारा कीमा नहीं बना दूंगा। जौहरी ने जोर से उसके गिरेबान को झटका दिया। लूसी सीधी उसकी छाती से आ टकराई। वो फिर भयभीत दिखाई देने लगी। क्षणिक दिलेरी गायब हो गई। सुनो, जौहरी एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला। जी तो चाह रहा है कि तुम्हें अभी इस प्रकार मेरे कमरे में घुसने का मजा चखा दूं, लेकिन फिर भी तुम पर रहम करके तुम्हें छोड़ रहा हूं। नीचे माइकल बैठा है। तुम अगर खैरियत चाहती हो तो उसे जाकर कहो कि मैंने तुम्हें रंगे हाथों अपने सामान की तलाशी लेते नहीं पकड़ा था। तुम मेरे यहाँ पहुँचने से पहले मेरी तलाशी लेकर मेरे कमरे का ताला बंद करके बाहर निकल चुकी थी। तुम उसे जाकर ये कहो कि तुमने मेरे सामान में कोई संदिग्ध चीज़ नहीं दिखाई दी। ये कहो कि मैं पुलिस या कस्टम का आदमी नहीं हूँ, जो कि मैं वाकई नहीं हूँ। तुम उसे कहो कि मैं झरने की तासीर से प्रभावित होकर यहाँ आया एक साधारण आदमी हूँ। समझ गई? लूसी ने जल्दी जल्दी स्वीकारात्मक ढंग से सिर हिलाया। और फिर बाद में मैं तन्हाई में तुमसे लंबा वार्तालाप करना चाहता हूँ। अच्छा, कब मुलाकात होगी? आज ही रात को होटल बंद हो जाने के बाद मैं तुम्हारे कमरे में आऊँगी। दरवाज़ा खुला रखना। ठीक है, लेकिन कोई दगाबाजी मत करना। समझ गई? समझ गई। जौहरी ने उसका गिरेबान छोड़ दिया और बोला, फुटो। लूसी अपने कपड़े व्यवस्थित करती हुई वहां से चली गई। एक बात दिनकर को खटक रही थी। भूपत देवगाम सब्जी लेने गया था तो साथ में कुछ केले और अमरूद भी लाया था। केले और अमरूद दिन भर में किसी ने भी नहीं खाए थे, लेकिन फिर भी उसे किचन में उन दोनों में से एक भी चीज़ नहीं दिखाई दी थी। दिमाग पर जोर देने पर उसे याद आया कि ऐसा पहले भी हो चुका था, लेकिन तब उसने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया था। रात को सबके अपने अपने कमरों में पहुंच चुकने के बाद वो रिवॉल्वर और टॉर्च से लैस होकर अपने कमरे से निकला। सबसे पहले वो आर्ट गैलरी में पहुंचा। रात को सोने से पहले वहां लगे सारे चित्र गिनना उसकी दिनचर्या हो गई थी। आज भी टॉर्च की रोशनी उसने एक एक चित्र पर डालनी आरंभ की और मन ही मन गिनती करनी शुरू कर दी। 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 21। वो ठिठक गया। टॉर्च की रोशनी एक स्थान पर स्थिर हो गई। जहाँ पॉर्सलोन की न्यूड लगी हुई थी वहां से अब खाली फ्रेम झांक रहा था। किसी ने बड़ी सफाई से फ्रेम पर से पेंट किया हुआ कैनवास उतार लिया था। दिनकर ने होठों पर जुबान फेरी और जल्दी जल्दी बाकी तस्वीरें गिनने लगा। बाकी तमाम तस्वीरें सही सलामत मौजूद थी। पहले उसने सोचा वो अभी जयपाल को जगाकर न्यूड के गायब हो जाने के बारे में बताए,
लेकिन फिर उसने सुबह तक का इंतजार करने का फैसला कर लिया। फिर वो नीचे की ओर बढ़ा। पिछले दिनों में वो ऊपरली मंजिलों को खूब ठोक बजाकर देख चुका था, लेकिन वहां उसे कोई संदेहास्पद बात दिखाई नहीं दी थी। उसने बड़ी बारीकी से नीचे का एक एक गलियारा और एक एक कमरा टटोलना आरंभ कर दिया। अपने साथ वो एक चाकू लाया था, जिसकी सहायता से वो कुछ चुने हुए स्थानों पर निशान लगाता जा रहा था। ऐसा वो सावधानीवश कर रहा था। वहां रहने वालों के कथा अनुसार अगर कोई वाकई उस भूल भुलैया जैसी हवेली में भटक सकता था तो वो खतरा क्यों मोल ले। उसके भटक जाने के बाद वो चाकू के निशान दोबारा रास्ता तलाश करने में उसकी भरपूर मदद कर सकते थे। बिना भयभीत हुए टॉर्च की रोशनी में वो हवेली के अंधकार में डूबे गलियारों में घूमता रहा। ग्राउंड फ्लोर पर वो एक स्थान पर ठिठका। वो हवेली के पिछवाड़े का एक गलियारा था। ऊपर की मंजिल से आती हुई सीढ़ियां वहीं समाप्त नहीं हुई थी। वो सीढ़ियां घूमकर नीचे की ओर बढ़ गई थी। उसने टॉर्च का प्रकाश नीचे की ओर डाला। सामने उसे सीढ़ियों का रास्ता रोके खड़ी एक ठोस दीवार दिखाई दी। लगता था वे सीढ़ियां पहले तहखाने में कहीं जाती थी, लेकिन बाद में उन्हें बंद करवा दिया गया था। दिनकर ने टॉर्च की रोशनी में देखा, दीवार तक जाती सीढ़ियों में नमी थी और जगह जगह हरी हरी काई भी जमी दिखाई दे रही थी। दिनकर सावधानी से पांव जमाता हुआ सीढ़ियां उतरने लगा। दीवार के पास पहुंचकर उसने दीवार को मजबूती से ठोक बजाकर देखा। दीवार एकदम ठोस थी और टस से मस होने वाली नहीं मालूम होती थी। वो वापस लौटा। दीवार का सहारा लेकर मजबूती से सीढ़ियों पर पांव जमाता वो ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन वो फिर भी फिसल गया। टॉर्च उसके हाथ से निकलकर नीचे गिरी और सीढ़ियों से लुढ़कती हुई दीवार से जाकर टकराई। वो लड़खड़ाया। उसके हाथ किसी अदृश्य सहारे के लिए हवा में लहराए। एक खूंटी सी उसके हाथ में आई और वो संभल गया, लेकिन फिर लगा जैसे खूंटी भी उसका वजन संभालने में असमर्थ थी। वो नीचे को मुड़ गई, लेकिन तब तक वो स्वयं को संतुलित कर चुका था। टॉर्च आखिरी सीढ़ी पर पड़ी थी, लेकिन वो बुझी नहीं थी। उसने नीचे झुककर टॉर्च उठाई और उसका प्रकाश दीवार पर डाला। वो मुंह बाएं दीवार को देखने लगा। दीवार का एक पत्थर अपने स्थान से घूम गया था और उसके पीछे एक झरोके में एक चक्का फिर दिखाई दिया। उसने खूंटी पर टॉर्च का प्रकाश डाला। खूंटी एक लीवर की तरह नीचे झुकी हुई थी और प्रत्यक्ष था उसी क्रिया के परिणाम स्वरूप दीवार का एक पत्थर अपने स्थान से हट गया था। दिनकर ने टॉर्च मुंह से दबाई और उस चक्के को थाम लिया। उसने चक्के को कार के स्टीयरिंग व्हील की तरह एक और घुमाया, लेकिन वो अपने स्थान से हिला भी नहीं। उसने उसे दूसरी ओर घुमाया और वो बड़ी आसानी से घूम गया। वहीं लोहे की जंजीर खनकने की आवाज़ हुई। एक सीलन भरी ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया। उसने चक्का घुमाना बंद कर दिया। उसने टॉर्च का प्रकाश दीवार की दिशा में डाला। दीवार अपने स्थान से कोई फुट हट गई थी और अब दीवार से आगे भी नीचे की ओर उतरती सीढ़ियां दिखाई दे रही थी। हवा की सरसराहट के साथ एक अजीब सी खरखराहट की आवाज़ भी आ रही थी। दिनकर दिल मजबूत करके होठों पर जुबान फेरता हुआ आगे बढ़ा। दीवार के समीप से तिरछा होकर वो निकला और फिर सावधानी से आगे बढ़ा। सीढ़ियाँ खत्म हुई तो उसे अपने सामने एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। उसने उसमें टॉर्च की रोशनी फेंकी। तभी खरखराहट की आवाज़ के साथ साथ उसके कानों में हल्की सी गुर्राहट की आवाज़ भी पड़ी। दिनकर उसी आवाज़ की ओर बढ़ा। एक स्थान पर वो ठिठका। उसने टॉर्च की रोशनी आवाज़ की दिशा में डाली। दो दहकती हुई लाल आंखें उसे अपनी ओर घूरती दिखाई दी। दिनकर ने देखा वो एक बड़ी सी कोठरी थी, जिसके सामने लोहे का जंगला लगा हुआ था। जंगले पर बाहर से ताला लगा हुआ था और उसकी सलाखों को अपने दोनों हाथों में थामे एक विशालकाय स्याह काला लंगूर खड़ा था। वो टॉर्च की रोशनी अपने पर पड़ती पाकर धीरे धीरे गुर्रा रहा था और अपने पंजे सलाखों के साथ मार रहा था। उसी से खरखराहट की आवाज़ पैदा हो रही थी। दिनकर ने उसके चेहरे से हटाकर रोशनी कोठरी के पृष्ठभाग पर डाली। एक कोने में उसे एक आधा खाया अमरूद और एक केला पड़ा दिखाई दिया। दिनकर के होठों पर एक मुस्कुराहट उभरी। उसने एक गहरी सांस ली और वापस लौट पड़ा। काली हवेली का कम से कम एक भूत तो उसने खोज निकाला था। जौहरी तैयार होकर अपने कमरे से निकला और नीचे पहुंचा। काउंटर के पीछे बूढ़ा गोवानी खड़ा था। जौहरी काउंटर के सामने एक स्टूल पर बैठ गया। उसने कॉफ़ी और ऑमलेट का ऑर्डर दिया। पिछली रात वो होटल बंद होने से 2 घंटे बाद तक लूसी के आगमन की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन वो नहीं आई थी। अंत में इंतजार से थककर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था और सो गया था। उसे आशा हुई कि अगर वो लूसी से दोस्ती गांठ कर उससे कुछ जानकारी हासिल करने में सफल नहीं हो पाया था तो वो उसे डरा धमका कर ही अपना मतलब हल करने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसी नौबत ही नहीं आई। लूसी धोखा दे गई मालूम होती थी। पिछली रात लूसी के लंबे इंतजार में जागते रहने की वजह से ही आज जौहरी इतनी देर में सोकर उठा था। गोवा ने उसकी कॉफ़ी और ऑमलेट लाया। आज लूसी दिखाई नहीं दे रही है? जौहरी ने पूछा। वो शहर चली गई है, वो भाविन स्वर में बोला। अच्छा, कब? आज सुबह ही पहली बस से। शाम तक लौट पाएगी?
पता नहीं कब तक लौटेगी। गुआनी ने उत्तर नहीं दिया। जौहरी ऑमलेट खाने लगा। आपका और कब तक ठहरने का इरादा है? गुआनी ने एकाएक पूछा। क्यों? क्यों क्या? हमें पता तो लगे। क्यों पता लगे? मैं जब तक जी में आएगा यहाँ ठहरूंगा। हम किसी को ज़्यादा दिन यहाँ नहीं ठहराते। क्यों? कह दिया ना कि। सुन लिया मैंने। अगर मैं नहीं जाऊँगा तो कैसे निकालोगे मुझे? मेरा सामान उठाकर फेंक दोगे? मुझे मारोगे पीटोगे? क्या करोगे? गुआनी ने उत्तर नहीं दिया, न ही उसने जौहरी से आंख मिलाई। वो व्याकुल भाव से परे देखने लगा। जौहरी ने चुपचाप ऑमलेट और कॉफ़ी ख़त्म की और उठकर बाहर हो गया। बाहर आसमान पर आज काले बादल छाए हुए थे। किसी भी क्षण बारिश शुरू हो जाने के आसार दिखाई दे रहे थे। वो जेटी पर पहुंचा। वहाँ कई नावें बंधी हुई थी, लेकिन आदमी कोई मौजूद नहीं था। शायद खराब मौसम के आसार देखकर आज देवगांव के मछुआरों ने समुद्र में नाव डालने का ख्याल छोड़ दिया था। जौहरी एक नाव पर सवार हो गया। उसने चुपचाप नाव खोली और चप्पू संभाल लिए। उसने देखा आज जेटी पर माइकल की लाल मोटर बोट मौजूद नहीं थी। वो धीरे धीरे नाव खेने लगा। नाव आगे बढ़ने लगी। उसने नाव का रुख उस दिशा में कर दिया जिधर वो रोज उस लड़के को नाव लेकर जाते दिखता था। नाव आगे बढ़ती रही। वो रह रहकर आसमान की ओर देखने लगा था। बारिश शुरू हो जाने की सूरत में उसकी हालत खराब हो सकती थी। गनीमत थी अभी तक एक बूंद भी टपकी नहीं थी, लेकिन आसमान पर छाए घने काले बादल साफ जाहिर कर रहे थे कि किसी भी क्षण मूसलाधार बारिश आरंभ हो सकती थी। अब उसकी नाव समुद्र से सिर निकाले खड़े उस विशाल चट्टान के समीप पहुंच रही थी, जिसके पीछे जाकर लड़के की नाव दृष्टि से ओझल हो जाती थी। उसने पतलून की बेल्ट में से रिवॉल्वर खींचकर उसे अपनी गोद में रख लिया। वो चप्पू चलाता रहा। नाव चट्टान का घेरा काट पृष्ठभाग में पहुंची। वहां उसे चट्टान का दाहिना एक गुफा के मुंह की तरह खुला दिखाई दिया। उसने नाव को किनारे के साथ लगाया और रिवॉल्वर हाथ में ले ली। उसने जोर से आवाज लगाई, कोई है? उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकरा कर वापस लौट आई। उसने नाव से बाहर कदम रखा। नाव को उसने एक नोकीले पत्थर के साथ बांध दिया और फिर सावधानी से एक एक कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा। उसने रिवॉल्वर अपने सामने तानी हुई थी और वो पूरी तरह चौकन्ना था। वो गुफा के दहाने से आगे पहुंचा तो उसने देखा कि आगे गुफा एकदम फैल गई थी और उसके भीतरी भाग ने एक विशाल कमरे की सूरत ले ली थी। वो कमरा एकदम खाली था। उसने जेब से टॉर्च निकाली और उसके प्रकाश में उसके एक एक कोने खुरदरे का निरीक्षण करने लगा। एक और एक चटाई बिछी हुई थी और उस पर एक हवा वाला रबड़ का तकिया और 3-4 कंबल पड़े थे। एक दूसरे कोने में एक स्टोव पड़ा था और उसके इर्द गिर्द कुछ बर्तन और डिब्बे पड़े थे। एक दीवार के साथ एक बड़ा सा पत्थर इस प्रकार पड़ा था जैसे वो मेज हो। उस पर कुछ कागज बिखरे हुए थे। उसने वे कागज उठा लिए और उनका निरीक्षण करने लगा। हर कागज पर कुछ आड़ी तिरछी लकीरें बनी हुई थी। पहले तो उसकी कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि वो काली हवेली और उसके आसपास के इलाके के रेखा चित्र थे। वहीं पर एक एस्ट्रे पड़ी हुई थी जो पिए हुए सिगरेटों से पूरी तरह भरी हुई थी। चटाई के पास एक टिफिन कैरियर पड़ा था। उसने उसे खोला। भीतर 2-3 रोटियां और सब्जी वगैरह मौजूद थी। कोई चीज़ बासी मालूम नहीं होती थी। उसने टिफिन बंद कर दिया। उसने एक कंबल उठाया और जिस पत्थर से उसने कागज उठाए थे उस पर आलती पालती मारकर बैठ गया। उसने कंबल अपने गिर्द लपेट लिया और दीवार के साथ पीठ लगा ली। रिवॉल्वर वाला हाथ उसने कंबल के भीतर अपनी गोद में रख लिया। वो इत्मीनान के साथ प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर में बाहर पानी में चप्पू चलने की आवाज़ें आने लगी। जौहरी संभल कर बैठ गया। फिर चप्पू चलने की आवाज़ें आनी बंद हो गई। शायद नाव किनारे आ लगी थी। तभी उसे अपनी नाव का ख्याल आया। कहीं आंग तो उसकी नाव यहाँ बंदी देखकर भाग न जाए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होने वाला था। किनारे पर बंदी नाव तो उसे दूर से ही दिखाई दे गई होगी, मगर उसने भागना होता तो वो पहले ही ना भाग जाता। वो किनारे पर क्यों आता? शायद वो किसी के आगमन की अपेक्षा कर रहा हो। गुफा के दहाने से चलते कदमों की आवाज़ आई। फिर एक आकृति दहाने पर प्रकट हुई। पीछे प्रकाश होने की वजह से वो एक स्याह काला साया ही मालूम हो रही थी। खबरदार, जौहरी चेतावनी भरे स्वर से बोला, हिलना नहीं, मेरे हाथ में रिवॉल्वर है। अंधेरे में क्यों बैठे हो जौहरी? उसे एक चिर परिचित आवाज़ सुनाई दी। लालटेन जला ली होती। दिनकर चाय की ट्रे उठाए जयपाल के कमरे में पहुंचा। जयपाल पलंग के साथ टेक लगाए बैठा सिगरेट पी रहा था। दिनकर ने बगल में रखी एक मेज पर ट्रे रख दी। फिर वो चुपचाप चाय बनाने लगा। चाय तैयार करके उसने कप जयपाल के हाथ में दे दिया। जयपाल ने बिना उसकी ओर निगाह उठाए कप थाम लिया। मालिक, दिनकर आदरपूर्ण स्वर से बोला। बोलो, जयपाल उपेक्षापूर्ण स्वर में बोला। रात एक बड़ी अनोखी बात हो गई है। क्या फिर कोई भूत देख लिया है? जयपाल चिड़चिड़े स्वर में बोला। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि रात को अपने कमरे से बाहर। वो बात नहीं है मालिक। तो फिर? वो तस्वीरों वाला कमरा है ना, उसमें एक तस्वीर गायब है।
जयपाल चाय पीना भूल गया। फ्रेम तो अपने स्थान पर लगा हुआ है, लेकिन भीतर से तस्वीर गायब है। क्या बक रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ मालिक, मैं कल रात ही आपको बताने वाला था, लेकिन आप सो चुके थे। कौन सी तस्वीर गायब है? वो तस्वीर साहब, जिसमें नहाने को तैयार खड़ी एक नंगी औरत बनी हुई थी। जयपाल ने चाय के कप को मेज पर फेंका और फिर यूं पलंग से उछला जैसे उसमें बिजली का करंट आ गया हो। वो बंदूक से छूटी गोली की तरह बाहर भागा। दिनकर उसके पीछे झपटा। जयपाल गलियारे में भागता हुआ आर्ट गैलरी के सामने पहुंचा। उसने भड़ाक से उसका दरवाज़ा खोला और बगोली की तरह भीतर दाखिल हो गया। उसने जल्दी से उस हॉल की एक विशाल खिड़की खोली और उधर भागा जिधर पॉल स्लोन की न्यूट टंगी हुई थी। दिनकर कमरे में दरवाजे से थोड़ा भीतर ही ठिठक कर खड़ा रहा। जयपाल के भावों में तुरंत परिवर्तन हुआ। पहले तो उसने शांति की गहरी सांस ली, फिर वो घूमा और दिनकर पर बरस पड़ा। बेवकूफ, गधे, तुम अफीम तो नहीं खाते? क्या हो गया मालिक? दिनकर बौखला कर बोला। तुम्हें नहीं मालूम क्या हो गया? कौन सी तस्वीर गायब है? दिनकर आगे बढ़ा। उसने एक और इशारा किया और बोला, ये। एकाएक वो बेहद चुप हो गया। फ्रेम खाली नहीं था, उसमें तस्वीर मौजूद थी। लेकिन मालिक, कल रात ये फ्रेम खाली थी, तस्वीर इसमें नहीं थी। तो फिर तस्वीर वापस भूत लगा गए? अब मैं क्या कहूँ साहब, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि रात यहाँ खाली फ्रेम टंगा था, तस्वीर इसमें नहीं थी। तुमने सपना देखा होगा। आप कहते हैं तो ऐसा ही होगा। जयपाल ने कहर भरी निगाहों से उसे देखा और फिर पांव पटकता हुआ वहां से वापस चला गया। दिनकर तस्वीर के एकदम सामने पहुंचा। वो कितनी देर बड़ी बारीकी से तस्वीर का मुआयना करता रहा, लेकिन उसे कोई असाधारण या खटकने वाली बात नहीं दिखाई दी। कमाल है, वो बुदबुदाया। वो वहां से निकला और किचन में आ गया। कोई आधे घंटे बाद जयपाल वहां पहुंचा। उस वक्त भूपत किचन में नहीं था, वो ठाकुर साहब का हुक्का भरने आया था। दिनकर ने देखा जयपाल का गुस्सा उतर चुका था। सुनो, वो गंभीर स्वर से बोला। जी मालिक, दिनकर आदरपूर्ण स्वर से बोला। वो तस्वीर, जयपाल बोला, क्या कल रात वाकई अपने फ्रेम में नहीं थी? कल रात मुझे तो खाली फ्रेम ही दिखाई दिया था मालिक। सच कह रहे हो? जी हाँ, नशा पानी तो मैं करता नहीं, लेकिन मगर आप कहते हैं मैंने सपना देखा था, तो शायद सपना ही देखा हो। तुम रात को आर्ट गैलरी में क्या करने गए थे? यूं ही चला गया था मालिक, वहाँ का दरवाज़ा खुला पड़ा था, मैं उसे बंद करने गया था। दरवाज़ा बंद करने से पहले एक निगाह भीतर डाल ली थी मैंने, और तुम्हें वो तस्वीर फ्रेम से गायब मिली थी। जी हाँ। अच्छा, जयपाल बोला। अच्छा, जाओ काम करो। जब वो वहाँ से गया तो उसके चेहरे पर भारी चिंता के लक्षण थे। जौहरी का रिवॉल्वर वाला हाथ अपने आप झुक गया। वो मुंह बाएं सामने देखने लगा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। साया भीतर आ गया। सुनील साहब आप? वो बड़ी मुश्किल से कह पाया। सुनील धीरे से हंसा। उसने लालटेन जला दी। मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगे, वो बोला। कैसे पता था? हिंदुस्तान होटल की पहली मंजिल की खिड़की में रोज शाम को ढलते सूरज की रोशनी में मुझे एक जोड़ी शीशे चमकते दिखाई देते थे। मैं समझ गया था कि तुम दूरबीन की सहायता से नाव पर यहाँ आते छोकरे पर निगाह रख रहे थे। मैं क्यों? वो आदमी कोई भी हो सकता था। आप इतनी दूर से मेरी सूरत तो नहीं देख सकते थे। और कौन हो सकता था? कोई भी। माइकल, वही समझ लीजिए। अगर तुम्हारी जगह माइकल या गांव का कोई और आदमी होता तो पहले ही दिन ये नज़ारा देखकर या तो वापस लौटने पर लड़के की गर्दन दबोच लेता और उससे पूछता कि कहाँ गया था, और या फिर चढ़ दौड़ता। तुम्हारी तरह वो 3 दिन इंतज़ार नहीं करता। वो छोकरा है कौन? यहाँ के पनवाड़ी का लड़का है, मुझे खाना देने आया करता है। बड़ी मुश्किल से मैं इस गांव में एक ऐसा आदमी तलाश कर पाया था जो माइकल के प्रभाव में नहीं था। लेकिन आप यहाँ कर क्या रहे हैं? वही कुछ जो तुम कर रहे हो। दरअसल मैं गांव में ना माइकल की निगाहों में आना चाहता था और ना हवेली में जयपाल की निगाहों में। पूरी आज़ादी से हवेली में उसके कार्यकलापों पर निगरानी रखने के लिए इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती थी? कुछ मालूम हुआ? बहुत कुछ। बस ये समझ लो कि खेल खत्म होने वाला है। यानी? अभी नहीं, कल बताऊंगा। अभी 1-2 काम और करने हैं मैंने। तुम बताओ, तुम्हारे हाथ कुछ लगा या नहीं? कुछ नहीं लगा। आप तो जानते ही हैं देवगांव के निवासी कैसे सबके सब माइकल के खूंटे से बंधे हुए हैं। विक्रम सिंह के बारे में किसी से कोई सवाल पूछना सारे गांव में ढिंडोरा पिटवाने जैसा था। लूसी से कोई बात बनी? अभी मैं बात बनाने की कोशिश ही कर रहा था कि वो गायब हो गई। जौहरी ने उसे पिछली रात की सारी घटना कह सुनाई। जौहरी सारी बात सुन चुकने के बाद सुनील चिंतित स्वर में बोला, अब तुम्हारा हिंदुस्तान होटल में टिका रहना खतरे से खाली नहीं। क्यों? लड़की कहकर भी रात को तुम्हारे पास नहीं आई और सुबह सवेरे शहर चली गई। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि पिछली शाम को तुम्हारे कमरे में तुम्हारे और लूसी के बीच में जो गुजरा उसकी खबर माइकल को लग गई है। या तो लूसी ने माइकल को खुद ही बता दिया कि तुमने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था और बाद में कमरे में आने को कहा था, और या फिर माइकल ने यह बात लूसी से ज़बरदस्ती कबूलवा ली होगी।
इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम फौरन वहाँ से कूच कर जाओ। लेकिन अगर माइकल का मेरा कोई अहित करने का इरादा होता तो वो ऐसा पिछली रात को कर डालता। शायद वो पहले लूसी का इंतज़ाम करना चाहता हो। वैसे भी अब वहाँ तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। वे लोग सावधान हो गए होंगे। तुम वहाँ से अपना सामान समेटो और चलते बनो। कहाँ? वापस राजनगर। यहाँ क्यों ना आ जाऊँ? यहाँ आकर क्या करोगे? कुछ तो करूँगा ही, किसी काम तो आऊँगा। विशेष रूप से जब आप कह रहे हैं कि खेल ही खत्म होने वाला है। मैं होटल से सामान उठाता हूँ और यहाँ आ जाता हूँ। सामान में क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसके बिना तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता हो? नहीं तो फिर वापस जाकर क्या करोगे? कोई तुम्हें सामान उठवाकर नाव पर सवार होता देख लेगा तो खामखा शक करेगा। ठीक है, जोरी वहीं जम गया। तो दोस्तों, ये था काली हवेली नॉवल का पार्ट 7। ये नॉवल आपको कैसा लग रहा है? प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट पार्ट इसका आखिरी पार्ट होगा जिसमें सारे राज खुलने वाले हैं। इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें और कोई भी अपडेट मिस न करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलूंगा अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।